एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल के क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसमें 2 वीडियो हैं एक्सप्लेनेशन की, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विथ मृदु इन द बैकयार्ड। ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो मीना ने मृदु के साथ शेयर किया था बैकयार्ड में। तो आंसर होगा, मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। तो मीना ने कौन सा सीक्रेट शेयर किया था कि उसके पास एक बिल्ली का बच्चा है जो कि उसको उसके घर के सामने मिला था और उसने बैकयार्ड में उसको रखा हुआ है। बैकयार्ड यानी घर के पीछे का आंगन। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि किटन के लिए कैसे दूध लेके आता था। किटन यानी बिल्ली का बच्चा। अब इसका आंसर होगा, रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पार्टी दैट ही वॉज रियली हंग्री। He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. रवि किचन से दूध लेके आता था ये बोल के कि वो बहुत भूखा है, और कभी कभी तो उसको वहीं खड़े होकर दूध पीना पड़ता था पार्टी को प्रूफ करने के लिए कि वो सच में बहुत भूखा है। He then brings the tumbler in the backyard. फिर वो क्या करता था कि जो ग्लास, टम्बलर यानी ग्लास बैकयार्ड में लेके आता था और उसको कोकोनट सेल में दूध डाल देता था, वहाँ खाली कर देता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हु डज ही से किटन्स एंसेस्टर्स आर। डू यू बिलीव हिम। ही का मतलब है रवि। रवि ने जो किटन के यानी बिल्ली के बच्चे के जो पूर्वज बताए थे वो कौन है, कौन पूर्वज बताए थे और क्या उस चीज़ पे आप भरोसा करते हैं। तो आंसर है, रवि सेज दैट द किटन्स एंसेस्टर वॉज द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो रवि ने क्या बोला था, जो किटन है यानी जो बिल्ली का बच्चा है उसके पूर्वज कौन है, पल्लवा लायन, जो कि पल्लवा डायनेस्टी का प्रतीक है, एम्बलम है, सिंबल है। नो आई डोंट बिलीव हिम। हम उस चीज़ पे भरोसा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसीलिए हम इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन 4 है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नाई। दिस शोज दैट ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। सेकेंड है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। थर्ड है, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। फोर्थ है, ही हैज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री टू। अब रवि ने एमपी पुन्नाई के बारे में बहुत कुछ बोला था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एमपी पुन्नाई कौन था, वो बिल्ली का बच्चा, उसका नाम था एमपी पुन्नाई। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, मतलब वो केवल मृदु को इम्प्रेस करने के लिए सब उसने एमपी पुन्नाई के बारे में बोला था। या सेकंड है कि उसको हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है। थर्ड है कि उसकी जो काल्पनिक शक्ति है वो बहुत अच्छी है। और फोर्थ है कि वो बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड है, बहुत होशियार बच्चा है। अब इस चीज़ में, इस स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आप एग्री करते हो, कौन कौन से डिसएग्री करते हो, वो आपको बताना है। तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि कोई किसी चीज़ पे एग्री हो रहा है, कोई किसी चीज़ पे, तो इसका अलग अलग आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया है, आई एग्री टू दीज स्टेटमेंट्स। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही लगता है कि उसको हिस्ट्री की नॉलेज हो सकती है इसलिए उसने ये सब बताया। थर्ड हो सकता है कि उसकी जो काल्पनिक शक्ति है, मतलब वो बहुत अच्छा इमेजिन कर सकता है, इसलिए ये थर्ड हो सकता है। और फोर्थ कि वो अच्छा होशियार बच्चा भी हो सकता है। तो मैं इन जो ये स्टेटमेंट हैं इसमें एग्री करती हूँ। अगर आप कोई दूसरे स्टेटमेंट में एग्री करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4 दिए हैं, इनमें से आपको जो सही लगता है आप वो लिखना, क्योंकि इसके आंसर्स अलग भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 है, वो देखते हैं। What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन। ऐसी कौन सी आवाज़ थी जिसने मृदु को चौंका दिया और जो महेंद्रन है यानी जो किटन थी उसको डरा दिया था। तो आंसर होगा, द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। इट वॉज द साउंड ऑफ वॉयलेंट एट लली वॉज लर्निंग टू प्ले। तो जो क्रीचिंग की, जो कर्कश की आवाज़ आई थी, उस चीज़ ने मृदु को चौंका दिया था और महेंद्रन को डरा दिया था। और वो किस चीज़ की आवाज़ थी, वो वॉयलिन की आवाज़ थी जो लल्ली बजाना सीख रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंशन चेक। इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूजिक।
रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। अब इसमें बोला गया है कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते थे, बहुत प्यारा म्यूज़िक बजाते थे। तो उस सेंटेंस को हमें बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस है जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं। तो आंसर होगा द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। तो क्या बोल रहा है कि जो म्यूज़िक मास्टर के जो सुर हैं वो हवा में तैरते हुए लगते हैं और एक इनविजिबल अदृश्य ट्रैक है जो संगीत का, उसमें जाके एकदम फिट बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक रेल के पहिए रेलवे ट्रैक में एकदम फिट बैठ जाते हैं और वहाँ से स्मूथ निकल जाते हैं। तो दिस सेंटेंस इज द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। यही जो सेंटेंस है उससे हमें ये पता चलता है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत अच्छे से म्यूजिक बजाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैड द बैगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जो भिखारी था वो रुकुमनी के यहाँ पहली बार आया था और आपको आंसर का कारण भी बताना है। अब आंसर होगा नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज Pati said to Tapi that he had been coming in their house every day for the past week and it's time to found him another house to beg from। नहीं, ये बैगर उनके यहाँ पहली बार नहीं आया था क्योंकि जो पाती हैं वो तापी से कह रही थी कि ये पिछले हफ्ते से ये भिखारी रोज़ आ रहा है और अब समय हो गया है कि इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? अब इसमें जो पूछा है कि उनकी आईब्रोज में वी शेप की लाइन बन गई थी, उनकी आईब्रो के बीच में वी शेप की लाइन बन गई थी, इससे क्या पता चलता है कि रुकुमनी का मूड कैसा था। तो आंसर हो जाएगा वी शेप्ड आईब्रो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन एंगर। दिस सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री इन मूड व्हेन शी केम टू नो अबाउट द मिसिंग चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक टीचर। वी शेप्ड लाइन हम जब भी बनती है जब जो लोग हैं वो गुस्से में होते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि रुकुमनी बहुत गुस्से में थी, उनका मूड बहुत गुस्से में था और जब उनको ये पता चला कि म्यूज़िक टीचर की चप्पल मिस हो गई हैं यानी खो गई हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 21, क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो नीचे सेंटेंस दिए उसको हमें कंप्लीट करना है, जो भी बोल्ड हैं और अंडरलाइन है वो हमने कंप्लीट किया है। तो पहला है रवि कंपेयर्स ललीज प्लेइंग द वायलिन, उसके बाद डैश दिया होगा बुक में तो उसका आगे हो जाएगा टू डिरेलिंग ऑफ अ ट्रेन ऑफ मेलोडी। मतलब जो रवि है, जो लली वायलिन बजा रही थी उस चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर कर रहा था, तो हो जाएगा टू डिरेलिंग ऑफ अ ट्रेन ऑफ मेलोडी। ऐसा जैसे कि रेल की पटरी से रेल उतर गई है यानी वो बेसुरा बजा रही थी। सेकंड है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन डैश। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो महेंद्रन है वो अपने आप को छुपाने के लिए जो मिर्चियों की ट्रे रखी थी उसके नीचे छुपने की कोशिश करने में क्या हुआ, तो आंसर हो जाएगा टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। मतलब ट्रे के नीचे छुपने की वजह से उसने कुछ जो मिर्चियाँ थी अपने ऊपर गिरा ली थी। थर्ड है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली डैश। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टीचर हैं उन्होंने कुछ सुर बजाए और लल्ली उसके बाद डैश है, तो डैश में हम लिख सकते हैं स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। मतलब द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो क्या हो जाएगा कि टीचर ने कुछ सुर बजाए और लल्ली ने लड़खड़ाते हुए उनका पीछा किया, जैसे कि वो बजा रहे थे वैसा ही बजाने की उसने भी कोशिश की। अब फोर्थ है द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड वर डैश। तो जो भिखारी है उसने क्या कहा था कि जो यहाँ की घर की जो औरतें हैं वो बहुत दयालु हैं। उसके बाद है डैश वर वेरी जनरस एंड बिकॉज ऑफ दिस ही हैड बीन एबल टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर फॉर अ होल वीक। फिर उसने सेंटेंस इसका कंप्लीट कैसे होगा, द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ हाउस होल्ड वर वेरी जनरस एंड बिकॉज ऑफ दिस
he had been able to keep his body and soul together for a whole week. तो भिखारी ने कहा कि उन्हीं की वजह से मैं एक हफ्ते तक जीवित रह सका हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लली इफ़ डैश। तो क्या हो जाएगा, जो म्यूज़िक लेसन चल रहे थे वो उसको ओवर होने के बाद, ख़त्म होने के बाद म्यूज़िक टीचर ने लल्ली से क्या पूछा कि क्या उसने उनकी चप्पल देखी हैं। तो ये हो जाएगा शी हैड सीन हिज चप्पल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जब हमने उनको विंडो से देखा था तो वो कैसे दिख रहे थे वो हमको डिस्क्राइब करना है, हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा As seen from the window, music teacher had the bony figure. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold border waist edge and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. तो जब हमने उनको विंडो से देखा था तो देखा था कि उनका एक पतला दुबला शरीर दिख रहा था और उनके सर में बहुत कम बाल थे, ज़्यादातर सर उनका गंजा था और कुछ बाल थे जो उनके कानों के चारों तरफ थे काले रंग के, जिसमें ऑयल लगा हुआ था, तेल लगा हुआ था, और एक वो पुराने तरीके की चोटी बनाए हुए थी और क्या था कि एक सोने की चेन उनकी सख्त गले में दिख रही थी जो कि चमक रही थी और एक डायमंड रिंग उनके हाथों में भी चमक रही थी जब जब वो वायलिन बजा रहे थे। और एक पैर उनका बाहर निकला हुआ था उनकी सुनहरे रंग की सुनहरे किनारे वाली धोती से, और जैसा जैसा वो म्यूज़िक बजा रहे थे वैसा वैसा उनका पैर का अंगूठा हिल रहा था, मूव कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? मृदु कैसे निष्कर्ष निकालती है कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो आंसर होगा The beggar showed the children his bare feet. There were large blisters on them, so मृदु concluded that the beggar had no money to buy chappals. भिखारी ने अपने नंगे पैर बच्चों को दिखाए थे जिसमें बड़े बड़े घाव छाले थे। उन्हें ही देख के मृदु ने निष्कर्ष निकाला कि बैगर के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। What does she suggest to show her concern? कंसर्न का क्या मतलब होता है? चिंता। मृदु ने चिंता दिखाते हुए रवि को और मीना को क्या बोला? तो आंसर होगा टू शो हर कंसर्न फॉर द बैगर शी सजेस्ट that an old pair of chappals should be given to him. तो अपनी चिंता दिखाते हुए बैगर के लिए चिंता दिखाते हुए मृदु ने सजेस्ट किया कि हमें उसको पुराना जोड़ा चप्पल का देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है Have you children see began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly seen anyone lurking around the veranda. तो जो रुकुमनी है वो बच्चों से पूछना चाह रही थी क्या तुम बच्चों ने, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ही शांत बैठे हैं, स्ट्रेंजली क्वाइट बैठे हैं, मतलब इतना शांत तो वो कभी नहीं रहते। फिर उन्होंने धीरे से पूछा कि किसी को बरामदे में छिपा हुआ देखा है तुम लोगों ने। इसी से रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। आपको क्या लगता है कि रुकुमनी क्या कहना चाहती थी? तो आंसर हो जाएगा रुकुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूज़िक मास्टर स्लीपर। एक्चुअल में रुकुमनी क्या पूछना चाहती थी बच्चों से कि क्या उन्होंने म्यूज़िक मास्टर की स्लीपर्स देखी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। रुकुमनी ने अपना क्वेश्चन चेंज क्यों किया? आंसर है शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विथ चप्पल्स। उन्होंने अपना क्वेश्चन इसीलिए चेंज कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत ही स्ट्रेंजली शांत बैठे हैं, इतना शांत तो वो कभी रहते ही नहीं है। तो उन्हें थोड़ा शक हो गया कि बच्चों ने ही उन चप्पलों के साथ कुछ किया है। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। थर्ड क्वेश्चन है कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उन चप्पलों के साथ। तो आंसर होगा शी प्रोबेबली थॉट दैट द चिल्ड्रन हैड पर्पसली हिडन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स और डन समथिंग विथ इट।
तो उनको क्या लग रहा था कि शायद बच्चों ने ही म्यूज़िक मास्टर की स्लीपर रख दी हैं या फिर उनके साथ कुछ किया है। ठीक है। क्वेश्चन 5th है, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। जब म्यूजिक मास्टर को गोपू मामा की चप्पल मिल गई थी तो वो ऐसा क्यों कोशिश कर रहे थे, नाखुश दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवील हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामा टू अदर्स। He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. Actually, he was very happy after getting Gopu Mama's chappals. जो म्यूज़िक टीचर हैं वो नाखुश दिखने की कोशिश इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी खुशी जाहिर नहीं करनी थी कि उनको गोपू मामा की नई चप्पल मिल गई हैं। तो ये उन्हें दूसरों को नहीं दिखाना था क्योंकि उन्हें दिखाना था कि उनकी खुद की चप्पल बहुत एक्सपेंसिव यानी महंगी थी और ब्रांडेड थी। वैसे वो बहुत खुश थे गोपू मामा की चप्पल पाके। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिस्ड इन अ मिनट व्हाई वाज ही सच अ हरी टू लीव। जैसे ही बैगर को चप्पल मिलती हैं वो 1 मिनट में ही गायब हो जाता है, उसको इतनी जल्दी क्यों होती है भाग जाने की? तो आंसर होगा द बैगर वॉज इन अ हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders. He feared they might be taken back from him, so he left in a hurry. वो बैगर वहाँ से इतनी जल्दी से इसलिए निकल गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि ये चप्पल बच्चे लेके आए हैं बिना कोई परमिशन के, अपने बड़ों से बिना कुछ पूछे ही ये चप्पल लेके आए हैं। तो उसको डर था कि कहीं वो बच्चे या फिर कोई उनसे बड़ा उन चप्पलों को वापस ना ले लें, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगिन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। जब किचन जाते वक्त मृदु और मीना के साथ रुकुमनी जोर जोर से हंसने लगीं। तो क्यों हंसने लगीं वो हमें बताना है। तो आंसर है वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना Rukumani remembered that the Gopu Mama was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his slipper as soon as he come home. She wondered what he would say that evening when she would tell him that she had given his slippers to the music master. Thinking of this, she began to laugh. जैसे ही वो किचन में जा रही थी रुकुमनी मृदु और मीना के साथ, तो उनको याद आया कि जब गोपू मामा जब भी घर आते हैं तो वो बहुत जल्दी में होते हैं अपने शूज़ को और अपने मोज़े को निकालने में, और जल्दी से स्लीपर्स पहनते हैं जब भी वो घर आते हैं। तो यही सोच के वो यही सोच रही थी कि जब वो घर आएंगे तो वो क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनके स्लीपर्स, उनके चप्पल्स म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं। यही सोच के रुकुमनी को हंसी आ रही थी, वो हंस रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग विथ लैंग्वेज। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें सेंटेंसेस रीड करने हैं। फर्स्ट है, इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट पाती विल लीव द हाउस। अगर पाती को पता चलता है कि हमारे पास बिल्ली है तो पाती हमारा घर छोड़ देंगी। सी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ़ सी नोज अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। तो बी क्या है कि वो इतनी नाराज़ नहीं होंगी अगर उनको ये पता चल जाता है कि जो बेचारा भिखारी है उसके पैरों में छाले हैं। सी इफ़ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड। अगर उनको मेरी चप्पल फिट हो जाती तो क्या आप सच में नाराज़ नहीं होती। नोटिस दैट ईच सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आप नोटिस करो कि हर एक सेंटेंस में 2 पार्ट हैं। जैसे कि फर्स्ट में है इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट, ये एक अलग सेंटेंस है। पाती विल लीव द हाउस, ये दूसरा सेंटेंस है। तो 2 सेंटेंस हो गए। द फर्स्ट पार्ट बिगिन्स विथ इफ़, इट इज़ नोन एज इफ़ क्लॉज। तो पहला पार्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ़ से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ क्लॉज भी बोलते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो सेंटेंसेस दिए हैं, पेयर ऑफ सेंटेंस दिए हैं, उनको हमें एक सिंगल सेंटेंस बनाना है इफ़ को बिगिनिंग में जोड़ के, यानी शुरुआत में इफ़ को लगाना है और उस सेंटेंस को हमको एक बनाना है। जो 2 सेंटेंस दिए गए होंगे उसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे ए दिया है वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, यानी वॉक फास्ट फर्स्ट सेंटेंस हो गया और सेकंड सेंटेंस हो गया यू विल कैच द बस। तो हमको क्या करना है, इफ़ स्टार्टिंग में लगाना है। तो इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, अगर तुम जल्दी जाओगे तो तुम बस पकड़ लोगे। वहीं बी दिया है डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन।
इसमें भी दो सेंटेंस दिए हैं, हमें इफ़ आगे लगाना है। तो इफ़ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन, अगर तुम रोड पर थूकोगे तो तुम्हें चार्जेस, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। यहीं अब नेक्स्ट देखना है, वो हमें करना है। फर्स्ट है डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। अब इसमें दो सेंटेंस लगे हैं। फर्स्ट दिया है डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। अब इसमें दो सेंटेंस दिए हैं, हमको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो इसका डायरेक्टली आंसर्स देख लेते हैं। इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, अगर तुम अभी से थक जाओगे तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाएगा। ऐसे बी दिया है स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, रोज़ पढ़ाई करो तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं, अब हमें एक बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, अगर तुम रोज़ पढ़ोगे तो तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। अब वहीं थर्ड दिया है वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न, मेहनत करो तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास होगे। तो इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीज़न, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न पाओगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, लोगों के प्रति विनम्र रहिए तो वो भी तुम्हारे प्रति विनम्र रहेंगे। तो इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। इफ़ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, अगर तुम उन लोगों के प्रति विनम्र रहोगे लोगों के प्रति तो वो भी तुम्हारे प्रति विनम्र रहेंगे। अब फिफ्थ देख लेते हैं। डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू, कुत्तों को मत छेड़ो ये तुम्हें काट सकते हैं। दो सेंटेंस है, हमें एक बनाना है। इफ़ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, हमने आगे इफ़ लगा दिया और सेंटेंस को एक बना दिया, अगर तुम कुत्ते को छेड़ोगे तो वो तुम्हें काट सकता है। तो सेकंड में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें हमें फिल करना है। जैसे कि गो दिया है तो गो की कौन सी फॉर्म यहाँ आएगी, क्या होगा, तो वो हमें देखना है कि कौन सही फॉर्म लिखना है, प्लस इसमें टेंसेस का भी यूज़ होगा कि कौन सा टेंस यहाँ लगेगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर्स देख लेते हैं। टुडे इज़ संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ़ आई डैश आउट तो इसमें क्या आ जाएगा, गो। फिर आई डैश द लवली संडे लंच एट होम तो इसमें आ जाएगा आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम, क्योंकि वो आगे की बात कर रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्यूचर लगेगा। आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। इफ़ आई डैश फॉर लंच आई विल मिस द लंच संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। तो इसमें क्या है, देखो पहले तो प्रेजेंट टेंस बता रहा है कि अगर मैं घर रहता हूँ तो यहाँ गो आ जाएगा। फिर वो कह रहा है अगर मैं घर रहता हूँ तो मैं अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं घर का लवली लंच मिस कर दूँगा, तो इसमें आ जाएगा आई विल मिस। ऐसे ही सेकंड में देखें, इफ़ आई स्टे फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुकता हूँ तो इसमें प्रेजेंट आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो आई विल मिस द संडे फिल्म, फिर बोल रहा है कि मैं संडे फिल्म मिस कर दूंगा, मतलब फ्यूचर की बात करेगा तो इसमें आ जाएगा विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंसेस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें क्या दिया, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्या यूज़ करके, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू और इफ़ यू वांट हिम टू, ये यूज़ करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग और देखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या आएगा और हमें फिल करना है। जैसे कि ये आंसर बता देती हूँ, डोंट गो टू द थिएटर इफ़ यू डोंट वांट टू। अब इसमें बोल रहे हैं कि आप थिएटर मत जाइए अगर आपको नहीं जाना चाहते तो। अब इफ़ यू डोंट वांट टू मतलब अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फिर मत जाओ थिएटर। वहीं सेकंड है, ही विल पोस्ट योर लेटर इफ़ यू वांट हिम टू, वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो कि वो पोस्ट करे तो इसमें आ जाएगा इफ़ यू वांट हिम टू, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा लेटर पोस्ट करे तो वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा। वहीं थर्ड है, प्लीज़ यूज़ माई पेन इफ़ यू वांट टू, तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो अगर तुम चाहते हो यूज़ करना तो। फोर्थ है, ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ़ यू वांट हिम टू, वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम उससे चाहते हो तो फिफ्थ हो जाएगा, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ़ यू वांट हिम टू, मेरा पड़ोसी रमेश तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें ले जाए तो
तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। अब 6 है, डोंट ईट इफ़ यू डोंट वांट टू, मत खाओ अगर तुम नहीं खाना चाहते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसमें क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। आपको एक स्मॉल ग्रुप बना लेना है, 4-5 बच्चों का स्मॉल ग्रुप बना लीजिए और आपको डिस्कस करना है। इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन टू द नीडी, वुड इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर फर्स्ट। आपको डिस्कस करना है कि अगर आपको कोई नीडी पर्सन है, कोई भिखारी है या किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको उन्हें दे देनी चाहिए या आपको अपने बड़ों से पूछ के देनी चाहिए, वो आपको डिस्कस करना है। इज़ देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली हु इज़ वेरी टॉकेटिव, डू यू फाइंड हर हिम इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव और अदरवाइज, शेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स इन द ग्रुप। आपको ग्रुप में शेयर करना है कि आपकी फैमिली में आपकी एज का या कोई और बहुत बातूनी हो, बहुत बात करता हो, टॉकेटिव हो, और उसके इम्प्रेसिव चीज़ बतानी है कि आपको क्या लगता है, वो बात करता है तो आपको कैसा लगता है, या वो बात करता है, जैसे कभी कभी कोई बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो बहुत बात करता है, बहुत फ्रेंडली है, ईजिली बात कर लेता है, वही आपको सब डिस्कस करना है। प्लस कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब हमें ये भी होता है कि हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बात करता है तो ये दिन भर बोलता ही रहता है, तो ये सब आपको अपने आइडियाज़ जो भी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ग्रुप में। हैज़ रुकुमनी डन एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन इन योर ओपिनियन, देन इज़ इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम द अदर। क्या रुकुमनी ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा कि बच्चों ने किया था? आपके ओपिनियन में आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आपको बताना है। क्या ये सही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करे, मतलब जैसा हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं वही चीज़ दूसरे लोग करते हैं तो हम उनको ब्लेम कर देते हैं, क्या ये चीज़ सही है? ये आपको डिस्कस करना है। द फॉलोइंग, हमें रीड करना है कुछ सेंटेंस जो दिए हैं। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन अ हॉस्टल, बहुत सारे आपकी क्लास के बच्चे हॉस्टल में रहने जा रहे हैं। अब सेकंड है, दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज़ अ पर्सन इन अ ग्रुप टू शेयर अ रूम विद, फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके साथ रूम कौन शेयर करेगा या किसके साथ वो रूम शेयर करेंगे। और थर्ड है, दे आर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चन टू डिसाइड हु दे वुड लाइक टू शेयर अ रूम विद, फिर वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं ये डिसाइड करने के लिए उनके साथ कौन रूम शेयर करेगा। Ask one another question about likes, dislikes, preferences, hobbies, personal characteristics. Use the following questions and sentence openings. तो अब आपको क्या करना है, ग्रुप में बैठ जाइए, अपनी लाइक डिसलाइक बताना है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रेफरेंसेस बताने हैं, हॉबीज़ बतानी है क्या क्या हैं, और अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, जैसे कि अब नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं आप ऐसे भी पूछ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद आप क्या एंजॉय करते हो, स्कूल के बाद आप क्या करते हो यूजुअली। तो आप लिख सकते हो आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, हम स्कूल से जाकर टीवी देखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप जो भी कुछ करते हो ना वो आपको आंसर यहाँ बताना है। जैसे सेकंड पूछा है, व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पे आपको क्या पसंद है। तो आई लाइक वीडियो गेम्स इन जनरल, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें सामान्य तौर पे हमें वीडियो गेम्स अच्छा लगता है। थर्ड है, डू यू प्ले एनी गेम, क्या तुम कोई गेम खेलते हो। तो आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक टू प्ले एनी गेम, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप खेलते हो तो वो बोल दीजिए। फोर्थ है, वुड यू माइंड इफ़ आई लिसन टू म्यूज़िक आफ्टर डिनर, तो वो पूछ रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं डिनर के बाद म्यूज़िक सुनूँ तो आप बोल सकते हो आई वुड नॉट बिकॉज आई लव म्यूज़िक। ठीक है। फिफ्थ है, विल इट बी ऑल राइट इफ़ आई, अब ये क्या क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, राइट। तो आगे आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्या ये तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ सही है कि अगर मैं तुम्हारा वीडियो गेम यूज़ कर लूँ, या विल इट बी ऑल राइट इफ़ आई यूज़ योर वीडियो गेम। तो आंसर बोल सकते हो इट्स फाइन विथ मी, यू कैन यूज़ इट एनी टाइम, है ना, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। और सिक्स्थ है, इज़ देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं होती किसी से शेयर करना, या उसमें लिखा है वेल आई कांट शेयर विथ माई फ़ोन, ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं फ़ोन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, एक ऐसी चीज़ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज़, क्या तुम्हें पार्टीज़ अटेंड करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो बोलिए ओ आई लव पार्टीज़, अगर नहीं लगता तो आई डोंट लाइक पार्टीज़। ठीक है। अब वुड यू से यू आर क्रिएटिव, ऐसे बोल सकते हैं, तो आई थिंक यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। तो ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपके अंदर क्या हॉबीज़ हैं, या क्या आपको अच्छा लगता है करना, क्या नहीं करना अच्छा लगता, तो ये सब है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।
और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।